तो 10th क्लास की गोधूली पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। अक्सर 10th की परीक्षाओं में कवि का नाम और उनके द्वारा लिखित रचना के संबंध में पूछा जाता है। यह उन परीक्षार्थियों के लिए भी उपयोगी है जो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा देते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन से कवि और उनकी रचना का नाम क्या है। एक बार हम लोग निगाह डालते हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो है उनकी रचना जो है जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन, यानी जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर। जाति प्रथा और श्रम विभाजन जहां भी आए वहां बी आर अम्बेडकर को टिक लगाएंगे, यानी अम्बेडकर द्वारा लिखी गई जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन उनकी रचना है। दूसरी रचना है नलिन विलोचन शर्मा। इन्होंने लिखा 20 के दांत। अक्सर देखिएगा कि जब आदमी जहर खा लेता है तो उसका शरीर क्या हो जाता है? नीला पड़ने लगता है। ये पहचान है कि आदमी जब जहर खा लेगा, विष खा लेगा तो उसका शरीर नीला। तो देखिए यहाँ नलिन है, नलिन से पकड़िए 20 को। नलिन से किसको पकड़ना है? 20 को। तो याद हो जाएगा कि नलिन यानी 20 के दांत। इस तरह से ट्रिक बनाएंगे तो आपको नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित रचना का नाम याद आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग मैक्स मुलर एक विदेशी लेखक हैं। इनका जन्म जर्मनी में हुआ है और इनको भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत ही लगाव है और उनका संस्कृत से भी काफी लगाव है। कई ऐसे संस्कृत के ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद भी किया और भारत आते हैं और भारत की बहुत सारे किताबों का अध्ययन भी करते हैं और उन्हें लगता है कि भारत जैसा तो कोई देश नहीं, भारत जैसा क्लाइमेट नहीं, भारत जैसा रीति रिवाज नहीं, भारत जैसा परंपरा नहीं, भारत जैसा उत्सव नहीं, यानी हर चीज की प्रशंसा करते हैं। तो मैक्स मुलर ने जो रचना लिखी उसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। तीसरी रचना हम लोग देख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, हम लोग नाखून को कई बार काटते हैं, कई बार काटे होंगे, हजारों बार रोके। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना का नाम है नाखून की उमरते। तो हजारों बार हम लोग नाखून को काट चुके होंगे, हजारों बार नाखून को हम लोग काट चुके होंगे, इसलिए नाखून जहां भी आ जाए वहां हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही लगाएंगे। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनकी रचना का नाम है। पांचवा जो लेखक है गुणाकर मूले, एक मराठी लेखक है और इन्होंने नागरी लिपि के बारे में, नागरी लिपि को हम लोग देवनागरी के नाम से भी जानते हैं और जो हम लोग कई ऐसी भारतीय भाषा है जो देवनागरी में लिखी जाती है, जिसमें हिंदी है, बंगाली है, गुजराती है, नेपाली है, इस सब की लिपि क्या है? देवनागरी है। इसलिए नागरी लिपि देखो यहाँ ना है और यहाँ भी ना है, तो जहां ना आ जाए तो उसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं देवनागरी, यानी गुणाकर मूले। गुना ना है और यहाँ भी ना है। इस तरह से हम लोग मिलाकर उस कवि और उनकी रचना को याद कर सकते हैं। अमरकांत, जो आदमी बहादुर आदमी जब मर भी जाता है तो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। बहादुर आदमी मरेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, जितने भी बहादुर लोग मरे हुए आज अमर हो गए, उनकी इतिहास हम लोग देखते हैं और उनको अमर की श्रेणी में हम लोग रखे भी हैं। तो अमरकांत की रचना का नाम है बहादुर, यानी बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। इसके बाद रामविलास शर्मा।
रामविलास शर्मा जो है मार्क्सवादी लेखक हैं और उनका लगाव परंपरा से है। मार्क्सवादी विचारधारा होते हुए भी वे कोई भी परिवर्तन या कोई भी क्रांति की बात अपनी परंपरा में ही ढूंढते हैं। उनका मानना है कि भारतीय परंपरा में रहकर ही हम बहुत सारा बदलाव कर सकते हैं, तो उसके लिए खूनी क्रांति की जरूरत नहीं है। हमको अपनी परंपरा में रहते हुए, परंपरा को समझते हुए जो हमारी कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए वो परंपरा पर जोर देते हैं। कौन? रामविलास शर्मा। इसलिए रामविलास शर्मा की रचना का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। इसके बाद रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी जो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या है और पंडित बिरजू महाराज कथक के बहुत बड़े डांसर हैं, नृत्यकार हैं, यानी नृत्य करते हैं। और इनकी रचना जो है जिस टाइटल से लिखा गया है, जीत जीत मैं निरखत हूं। जो भी बातें बिरजू महाराज ने अपनी शिष्या रश्मि वाजपेयी को बताया, उसी को रश्मि वाजपेयी ने जीत जीत निरखत हूं मैं, उनकी पूरी कहानी को, उनकी पूरी जीवनी को बिना हिचक यानी जीवन के अंतरंग भागों को उन्होंने बताया और रश्मि वाजपेयी ने उसको जीव करते हो लिख दिया, जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूं। उसके बाद अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी को भारत सरकार ने फ्रांस में कला के संबंध में कोई वहां सम्मेलन चल रहा था फ्रांस में, तो फ्रांस में एक जगह है अवनियो। अवनियो एक मठ है और वहां पर बहुत बड़े चित्रकार की कला पेंटिंग भी वहां लगाई गई थी। वहां लेखक को रहने और वहां पर कविता लिखने का अवसर मिला, उसी को उन्होंने अवनियो में बताया है या लिखा है। कितनी कविता लिखे हैं, कितने दिन रहे हैं, ये सारी बातें अशोक वाजपेयी को भारत सरकार ने भेजा था। फ्रांस है, फ्रांस अवनियो कहाँ है? फ्रांस में है। और किस नदी पर बसा है? रोन नदी के किनारे बसा है। आइए विनोद कुमार शुक्ल। हम लोग के घर में विनोद नाम का लड़का कोई होगा, अक्सर मछली का समय इस समय मारने का चल रहा होगा। इस समय गड्ढा गुड्डी में मछली मारने का काम कौन करता है? आप ध्यान रखिए कि आपके गांव में कोई विनोद नाम का लड़का होगा तो मछली मारता होगा। यानी विनोद जहां आ जाए वहां पर हम लोग मछली, यानी मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। और देख लिए शुक्ल जी हैं, मछली हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन इनकी रचना का जो नाम है मछली है, इसलिए विनोद कुमार शुक्ल की रचना का नाम क्या है? मछली है। इसके बाद आते हैं यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र इन्होंने एक शहनाई के बेताज बादशाह जो है यतीन्द्र मिश्र, इन्होंने नौबत खाने में इबादत लिखा। ये नौबत खाने में इबादत जो रचना है वो शहनाई के बेताज बादशाह बिस्मिल्लाह खां का, उसमें उनके जीवनी का वर्णन है कि बिस्मिल्लाह खां जो भारत रत्न से पुरस्कृत भी किया गया था, और बिस्मिल्लाह खां अक्सर जो है बनारस के बालाजी के मंदिर के ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते थे। यही इसकी कहानी, इसको लिखा है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र ने क्या लिखा है? नौबत खाने में इबादत। और महात्मा गांधी ने लिखा है शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी को लोग एक राजनीतिज्ञ के रूप में जानते हैं कि वे एक राजनेता थे, राजनीति में उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी जी एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी थे। शिक्षा कैसे दी जाए, किस उम्र में के बच्चों को क्या सिखाया जाए, इस बात को गांधी जी ने अपने पुस्तक में लिखा और उनको उसका नाम दिया, उसका टाइटल है शिक्षा और संस्कृति। वो कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की आत्मा की एक पुकार है
और जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेता है उसका सामाजिक, उसका आर्थिक, उसका राजनीतिक, उसका नैतिक, उसका मानसिक सब चीज का विकास हो जाता है। अगर आप शिक्षा ले रहे हैं तो सब चीज आपका बढ़ रहा है। क्या क्या चीज बढ़ रहा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक सब का विकास हो रहा है। यानी इतनी इंपॉर्टेंट चीज को अगर किसी को वंचित रखा जाए तो समझ जाइए कि वो इतने सारी चीजों से वो वंचित हो जाएगा। यानी शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से उन्होंने बेसिक स्कूल की स्थापना को बल दिया था। बेसिक स्कूल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बेसिक स्कूल जो होता है बुनियादी स्कूल के नाम से जाना जाता है, जहां पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ काम भी सिखाया जाता था। जैसे तकली है, चरखा है, पेंटिंग है, बागवानी है, ये सारी चीजें सिखाई। आज नई शिक्षा नीति 2000 जो नई शिक्षा नीति अभी आई है उसमें भी इस बात पर बल दिया गया है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है ताकि समाज में सभी को सभी तरह के शिक्षा, चाहे वो विकलांग हो, चाहे विशिष्ट बालक हो या सामान्य बालक हो, सबको एक छत के नीचे एक ही तरह के शिक्षक वो सभी को समान रूप से शिक्षा देंगे और शिक्षा के साथ साथ उनको बुनियादी काम को भी सिखाया जाएगा ताकि वे आगे चलकर स्वनिर्भर हो सके। यानी आत्मनिर्भर कैसे होंगे? तो गांधी जी का ये बेसिक स्कूल कहीं ना कहीं फिर से उनके इस कॉन्सेप्ट को स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस तरह से हम लोग देख लिए एक मोटी मोटी बातें कि कौन क्या है, कौन सी रचना किसकी है। अब इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं बी आर अम्बेडकर की। बाद में नेक्स्ट समय में हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे कौन क्या है। बी आर अम्बेडकर जो है जिन्होंने जाति प्रथा और श्रम विभाजन, बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू एक जगह है वहीं पर हुआ था। इनकी जाति का नाम है महार। इनकी जाति किस जाति से थे? कई बार पूछता है किस जाति के हैं? महार। तो महार ही लिखिएगा, बाकी हम लोग अपने यहाँ दूसरे शब्दों से उनको संबोधित करते हैं उस जाति के लोगों को, लेकिन जहां पर थे वहां पर महार जाति के नाम से लोग जानते थे। इनकी मृत्यु जो है 1956 में हुई थी और इन्होंने जाति प्रथा तोड़क मंडल नामक एक सम्मेलन का आयोजन किया था लाहौर में, जिसको अंग्रेजी सरकार ने अनुमति नहीं दिया और वो स्थगित कर दी गई। कौन सा मंडल की स्थापना किया था? जाति तोड़क मंडल। मतलब समझ गए कि जाति को कैसे खत्म किया जाए, कैसे उसमें जो कठोरता है उसको कैसे न्यून किया जाए, इससे संबंधित उन्होंने एक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था, रखा था लाहौर में, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली, इसलिए वो सही रूप से लागू नहीं। इसके बाद इन्होंने द राइज ऑफ फॉल ऑफ हिंदू, द राइज ऑफ माने हिंदू का कैसे उत्थान हुआ और हिंदू का कैसे पतन हुआ, इस बात को उन्होंने किसमें लिखा? द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू। हिंदू समाज के उत्थान और पतन के बारे में उन्होंने कौन सी किताब लिखा? द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू। इसके बाद उन्होंने अनटचेबल एक किताब और लिखा जिसका नाम था अनटचेबल। अनटचेबल का मतलब होता है छुआछूत। अनटचेबल किताब ये अगर आ जाए तो हम लोग समझ जाएंगे छुआछूत वाली किताब है, और वो किताब के लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर है। इसके बाद एक और किताब लिखा हु आर शूद्राज। हु आर शूद्र कौन है? हु आर शूद्रा मतलब हमारे वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों को बताया गया, वेद में 4 वर्ण बताया गया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो समाज के जो वंचित तबका है, पिछड़ा तबका था, उसको किसमें रखा गया था? शूद्र में रखा गया। इसलिए उन्होंने इस पर एक किताब लिखा जिसका नाम हु आर शूद्राज। इसके बाद जीवन के आखिरी पड़ाव में बुद्ध बोले क्या कहते हैं अम्बेडकर जी, हिंदू धर्म को छोड़ दिया और किसमें चले गए थे? बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया, क्योंकि दुनिया का बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो जाति प्रथा को नहीं मानता है। वहां पर उतना सरल कोई धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म एक सरल धर्म है और उसकी व्याख्या जितना बढ़िया बुद्ध ने किया था कि आज कई ऐसे देशों में
आज कौन सा धर्म प्रचलित है? बुद्ध धर्म। जैसे चाइना हुआ, दक्षिण कोरिया हुआ, जापान हुआ, उत्तर कोरिया हुआ, फिलीपींस हुआ, लाओस हुआ, बर्मा हुआ, कंबोडिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, श्रीलंका हुआ, बर्मा हुआ, यानी कई देशों में बौद्ध धर्म आज फैला हुआ है। तो बौद्ध धर्म में कुछ न कुछ ऐसी बातें थी जिसको B.R. अम्बेडकर ने अपनाया, और जब ये 1956 में इनकी मृत्यु हो गई तो उस मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। जब आत्मा निकल जाती है शरीर से तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, यानी महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और इसलिए उन्होंने एक कविता बुद्ध के संबंध में भी उन्होंने कुछ बातें लिखी, और ये काफी प्रभावित भी थे, इनके प्रेरक भी थे। कौन कौन लोग थे प्रेरक? तो एक तो महात्मा बुद्ध, और दूसरे कौन थे? कबीर, क्योंकि कबीर भी जाति प्रथा को नहीं मानते थे, बुद्ध भी जाति प्रथा को नहीं मानते थे। और ज्योतिबा फूले जो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, माने जो वंचित तबके के जो लोग थे उनको आगे उठाने के लिए, तो उसका भी उन्होंने माने जिक्र किया और उनसे काफी प्रभावित थे। इसके बाद एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एक किताब उन्होंने लिखा है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका मतलब है जाति भेद का उच्छेद। उसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? जाति भेद का उच्छेद, माने जाति जो है उसको कैसे खत्म किया जाए। और इसकी जो जाति भेद, चूंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में कौन लिखा? ललई सिंह यादव। ये पूछ सकता है आपके क्वेश्चन में कि ललई सिंह यादव ने एनहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किस नाम से लिखा? जाति भेद का उच्छेद, जाति भेद का उच्छेद। और इन्होंने इनकी जो पूरी मतलब किताब है, उस किताब को बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, बाबा साहब ने जितनी भी कुछ लिखे उसको एक किताब के रूप में संग्रहित किया गया, जिसका नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय। 21 काल खंडों में, 21 खंडों में क्या है? प्रकाशित है, और उसमें इनकी सारी रचनाओं को शामिल किया गया है मुख्य रूप से। इसके अलावा ये पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? ये बड़ौदा के जो राजा थे, बड़ौदा के राजा के स्कॉलरशिप के माध्यम से इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ये पढ़ने के लिए गए थे, और इन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की। ये दर्शन के भी बहुत बड़े जानकार थे, सामाजिक साहित्य की भी इन्होंने रचना, सामाजिक साहित्य का भी इन्होंने अध्ययन किया, अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया, मनोविज्ञान का अध्ययन किया। कई ऐसे विषयों के महान विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। जब देश में संविधान बनाने की बात आई तो अंग्रेजों ने चुनौती दिया कि हम जब चले जाएंगे तो अंग्रेज मतलब भारतीय लोग आपस में कट मर जाएंगे, उनके पास कोई कानून नहीं है, उनके पास कोई नियम नहीं रहेगा। तो इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया, और जब अवसर आया तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और संविधान के प्रारूप सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया? B.R. अम्बेडकर को। कई बार गलती कर देते कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान के प्रारूप समझते हैं? साचा समझते हैं? खाका समझते हैं? स्ट्रक्चर, यानी एक 4 चैप्टर में लिखना है कि 10 चैप्टर में लिखना है, छोटा किताब में लिखना है कि बड़ा साइज में लिखना है, ये सारे चीज का अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। इसलिए B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा का जनक भी कहते हैं कि संविधान को बनाने वाले कौन थे? और जब संविधान बन गया, संविधान कितने साल में बन गया था? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था इसको बनाने में। और
इस संविधान जो बना, यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया। और जब बन गया, कंप्लीट हो गया, तो इसको बनाने में कई ऐसे लोग भी लगे थे, 7 और लोग भी लगे थे। उन लोगों को अम्बेडकर जी ने दिया कि आप एक चैप्टर लिखिए, कोई 2 चैप्टर लिखिए, कोई 1 चैप्टर लिखा। ऐसे ऐसे सारे लोग कई देशों में गए और कई देशों के संविधान को उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात फिर वे सारे 7 लोग लाकर किसको दे दिए, अम्बेडकर जी को दे दिए। अम्बेडकर जी उसके सारे कमियों को उन्होंने एक एक कर पढ़ा, निकाला और कहा किसको क्या कैसे रखना है, उसको रखकर एक संविधान के रूप में उसको क्या किया, प्रकाशित करवाया। और प्रकाशित करने के पश्चात उस संविधान को कहां लेकर आए, संविधान लेकर कहां आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला हस्ताक्षर कौन किए इस पर, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और बाकी अन्य कई लोग जो उसके संविधान सभा के जो अध्यक्ष सदस्य थे, उन सारे लोगों ने क्या किया, साइन किया, हस्ताक्षर किया। आज जो संविधान है हमारा, पूरा विश्व का बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। इसमें हर चीज को लिखा गया, इसलिए एक विश्व का बड़ा संविधान है। कोई अपना मनमानी नहीं कर सकता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नागरिक, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य का अधिकार, केंद्र का अधिकार, सरकारी नौकर, भाषा, इस सारे से संबंधित चैप्टर और सारे विषयों को पूरे संविधान में समेटने का प्रयास किया गया। और संविधान की जो प्रस्तावना है, जो पूरे संविधान को प्रस्तावना है भारत, वो संविधान की क्या कहलाता है, आत्मा कहलाता है। और पहली लाइन है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से मतलब है कि संविधान को हम सारे भारतीय लोगों ने मिलकर बनाया है और उसे अंगीकृत, अधिनियमित और अंगीकृत हम लोगों ने किया है। ठीक है, इस तरह से B.R. अम्बेडकर का योगदान, उनके जीवनी, उनके लिखी गई रचनाएं और उनका संविधान के संबंध में क्या महत्व था, इसको हम लोगों ने अध्ययन किया। धन्यवाद।